नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात दरभंगा की खबर की। दरभंगा के सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत में बाढ़ ने बेहाल कर रखा है। यहां चिकनी की ओर जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि दूध लेकर साइकिल से बाजार जा रहा सवार गिर गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से वो बचाने की कोशिश कर रहा है। दूध वाला कंटेनर सहित नीचे जा गिरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दूध वाला कंटेनर के साथ गिर गया। हालांकि दूध वाला साइकिल को बचाने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन साइकिल नीचे गिर गई और वो मायूस होकर केवल देखता रह गया। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। विपिन, ये किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? सड़क पूरी तरह से डूबी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जान जोखिम में डालना किस तरह की समझदारी है? देखिए सिरंधा, ये चूंकि बाढ़ का पानी है और ये बाढ़ का पानी जिस तरह से फैल रहा है गांव के निचले इलाके में जा रहा है, और जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग होता है गांव और शहर को जोड़ने वाला, उसपे अधिकतर सड़कों पर जो है पानी 1, 2 या 3 फीट जो है पानी चल रहा है। तो इससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो दूध है, जो गांव से दूध शहर की ओर लोग लाते हैं और यहाँ पे जो है उसको बेचते हैं, एक व्यवसाय है उनके लिए। और दूध, कच्चा दूध होता है, उन्हें रख भी नहीं सकते हैं, स्टोर भी नहीं कर सकते, तो उसे बेचना उनकी मजबूरी होती है और शहर तक आते हैं। और जिसमें पानी आ जाने के कारण जान तो जोखिम में डाल के इधर आना ही पड़ता है। इसी क्रम में वो साइकिल से दूध देने के लिए ही आ रहे थे शहर की ओर, जिसमें उनका साइकिल से कंटेनर जो है पानी के बहाव में एक मजबूरी वो है कि बिना दूध बेचे वो रह नहीं सकते, कच्चा दूध को ज्यादा देर तक रख नहीं सकते। और दूसरी मजबूरी ये है, देखिए किस तरह से उनकी साइकिल पूरी बह गई है। यहाँ पर बहुत धन्यवाद विपिन इस जानकारी के लिए। लेकिन ये जो सफर है ये जानलेवा है। जिस तरह से पानी से भरी सड़क को ये लोग पार कर रहे हैं, कभी भी जान पर आफत आ सकती है। यहाँ पर सिर्फ साइकिल बही है, दूध वाले की जान बच गई, लेकिन कुछ भी हादसा हो सकता है। तो जान किस तरह से जोखिम में पड़ी आपने देखी। खबर को समझने की बात दरअसल यह है कि तेज धारा में पार करना समझदारी नहीं है। पानी से जंग लड़ना खतरे को बुलाने जैसा है। छोटी सी गलती का बड़ा अंजाम हो सकता है। इस तरह की कोशिश जानलेवा हो सकती है। जान है तभी जहान है, यह समझना जरूरी है। दूध बेचना कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन जान से बढ़कर ये नहीं हो सकता है। तो ये समझना होगा और उसी हिसाब से कदम उठाना होगा। इधर अगली खबर की ओर रुख करते हैं, वो भी बाढ़ से जुड़ी हुई दरभंगा की ही तस्वीर। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में त्रिमुहानी और भगवतीपुर के गांव के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। पानी बहाने को लेकर दोनों गुटों में भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी भर जाने के बाद पानी निकासी के लिए गांव को लोग बांध काटने पहुंचे थे, जिसके विरोध में बवाल हो गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। तो 2 गांव के लोग आमने सामने आ गए। बाढ़ के पानी को बहाने को लेकर ये विवाद हुआ। और बात कर लेते हैं सुशांत केस की। सुशांत केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सुशांत केस में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया ईडी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुशांत केस से जुड़ी हुई लगातार जांच आगे बढ़ रही है और अब ईडी पूरी तरह से इन्वॉल्व इस मामले में। सुशांत केस में अब ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शंकर, ईडी ने अब इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया है। देखिए सिरांधा, वाकई में एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में चर्चा हो रही थी कि इस मामले को ईडी जल्दी केस रजिस्टर कर सकती है, तो ईडी ने इस मामले पर बिहार पुलिस के द्वारा जो दर्ज मामला था उसको आधार बनाते हुए
केस रजिस्टर कर लिया है, यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था उसको एज इट इज उसको टेक ओवर किया है और इस मामले में पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले पर जांच होगी, जिसमें कि जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा था इस मामले पर कि 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह के संदिग्ध मौत के पहले अचानक वो उसके अकाउंट से गया कहाँ, वो किसने उस अकाउंट से उस पैसे को निकाले और उस पैसे का क्या हुआ है, क्या इस मामले में इस मामले को एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया या एक महज ये हादसा था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले की तफ्तीश करेगी। और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले को मुंबई स्थित जो ब्रांच है ईडी का, वहां पे दर्ज किया गया है। हालांकि ये केस जो है बिहार में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन जो मुंबई स्थित जो ईडी का जो ब्रांच है उसने इस केस को टेक ओवर किया है और वो आगे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन होगी और आगे खुलासे हो सकेंगे। बहुत धन्यवाद शंकर इस जानकारी के लिए। तो बेहद अहम ये मोड़ कहा जा सकता है, क्योंकि जब पैसे के लेन देन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच होगी, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से आखिर पैसे गए कहां, किन अकाउंट्स में गए, किसके पास हैं पैसे, और उसमें शायद केस में बहुत बड़ी मदद मिल सके। और सुशांत केस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको दें, बिहार के डिप्टी सीएम ने बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस जांच में रुकावट डाल रही है, ये कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने। बिहार पुलिस की निष्पक्ष जांच में मुंबई पुलिस की तरफ से रुकावट डाली जा रही है। बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, केस की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। तो सुशील मोदी ने साफ साफ ये बातें कही हैं कि बिहार पुलिस जो पहुंची हुई है मुंबई, जांच में जुटी हुई है, मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में जरूरी अब ये हो गया है कि सीबीआई को ये केस सौंप देना चाहिए। तो सुशांत सिंह मामले में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अब मांग कर दी है कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए। लगातार सरकार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के मामले में बिहार पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच के रास्ते में रुकावट डाल रही है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा बिहार पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। जैसा लगातार हम भी कह रहे हैं, हम खबरें दिखा रहे हैं, बीजेपी सोचती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बातें कही हैं। हम आपको बता दें कि लगातार इस मामले में बिहार पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि नई जो भी बातें, जो सच्चाई है उसकी तह तक पहुंचा जा सके, लेकिन नहीं पहुंच पा रही। हमने देखा बीते दिनों कि मुंबई पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी साफ साफ इनकार कर दिया गया कि ये जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी, लेकिन बिहार सरकार लगातार मांग कर रही है। अब सुशील मोदी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, ट्वीट के जरिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके जिम ट्रेनर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत के ट्रेनर का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर 2019 से कुछ दवाइयां ले रहे थे, इसका उनकी सेहत पर असर पड़ा था। सुशांत के जिम ट्रेनर का बड़ा खुलासा। दिसंबर से कुछ दवाइयां ले रहे थे सुशांत। दवाइयों का सुशांत की सेहत पर पड़ा था असर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच तेज होने के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने बड़ा खुलासा किया है। सामी अहमद ने इस बात का खुलासा किया है कि दिसंबर 2019 से सुशांत सिंह राजपूत कुछ दवाइयां ले रहे थे, जिसका उनकी सेहत पर असर दिख रहा था। ये जानना चाह रही हूँ कि जो दवाइयां वो ले रहे थे उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, या आपने नोटिस किया था? अभी मैं एक्चुअली सब स्टार्ट से बताता हूँ। बिकॉज जब डेंगू हुआ था उन्होंने कहा था कि फॉर अ मंथ वो घर पे थे,
एंड जब आप घर पे रहते हो, आप आइसोलेट करते हो, इट्स बट ऑब्वियस यू गो थ्रू क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया रिजल्ट्स इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन व्हिच इज प्रीटी नॉर्मल। साल 2015 से सुशांत सिंह राजपूत के साथ वर्कआउट करने वाले सामी अहमद ने इस बात का खुलासा भी किया है कि उनके मेडिकेशन की देखरेख रियाज चक्रवर्ती कर रही थी। बीमारी और दवाइयों की वजह से सुशांत के वर्कआउट पर असर पड़ने लगा था। जिम में रेगुलर पसीना बहाने वाले सुशांत सिंह राजपूत इरेगुलर हो रहे थे। सुशांत ने कहा था कि वो मेडिकेशन वो मॉनिटर कर रहे हैं एंड कोई एक शख्स मेडिकेशन देखना चाहिए, तो सुशांत ने कहा प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है एंड वो वक्त रिया कर रही थी। हालांकि सामी अहमद के मुताबिक सुशांत ने बताया था कि उन्हें दवाइयों के बारे में सब कुछ पता है। फिर भी ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती के संपर्क में आने के बाद से ही क्यों सुशांत की तबीयत खराब होने लगी। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत दवाइयों पर निर्भर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि सुशांत डिप्रेशन में चले गए? क्या सुशांत डेंगू से पीड़ित थे? अगर हाँ, तो क्या सुशांत को दी जाने वाली दवाइयां डेंगू की ही थी या डेंगू के साथ सुशांत को दी जा रही थी कोई और दवाई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार पुलिस भी जानना चाहेगी। देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद इन सवालों का क्या जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सभी को यही इंतजार है कब रिया चक्रवर्ती पुलिस के सामने आती हैं और सवालों के जवाब देती हैं। इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि ईडी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनफोर्समेंट केस से इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR रजिस्टर कर जांच शुरू करे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को महाराष्ट्र सरकार के नकारने के बाद जनता के मन में संशय हो गया है कि जांच सही तरीके से हो रही है या नहीं। रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है। तो लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन देखना यही होगा कि आगे कैसे कैसे ये जांच बढ़ती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। वज्रपात से 5 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। वज्रपात से 2 लोग झुलस गए हैं। नबीनगर के मांडर गांव में यह हादसा हुआ है। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग वज्रपात से झुलस गए हैं। नबीनगर के मांडर में यह हादसा हुआ है। खेत में जब काम कर रहे थे ये लोग, तभी ये बिजली की चपेट में आए हैं। खबर पटना से। पटना के मेयर सीता साहू ने एक बार फिर अपनी कुर्सी बचा ली है। कोरोना काल के बीच सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले 41 पार्षदों में से सिर्फ 4 ने ही समर्थन में वोट किया अविश्वास प्रस्ताव के। दरअसल सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए आज बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में मेयर सीता साहू तकरीबन 20 मिनट की देरी से पहुंची। सीता साहू के देर से पहुंचने को मुद्दा बनाते हुए विरोधी गुट के पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। काफी देर तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बवाल होता रहा, लेकिन मेयर गुट वोटिंग के लिए अड़ा रहा। आपको बता दें कि मेयर सीता साहू के खिलाफ 17 जुलाई को 75 में से 41 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वोटिंग में सिर्फ 4 पार्षदों ने ही हिस्सा लिया। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, मैं जीत गई। मैं पटना के संपूर्ण काम कर रही हूँ, फिर आगे भी करूँगी। 2 साल में जो हो तो पटना का नक्शा बदल देंगे हम और अच्छा से काम करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वक्त से पहले ही वो लोग भाग गए। उन लोगों के पास फोरम नहीं पूरा हुआ था, उनके पास आदमी नहीं था। और अब बात उस खबर की जो आपको परेशान कर सकती है। जहां बिहार में कल से कोरोना की जांच ठप हो सकती है, क्योंकि सैंपल जांच करने वाले लैब टेक्नीशियंस हड़ताल पर जा सकते हैं। अनुबंध पर बहाल लैब टेक्नीशियंस ने 4 दिन पहले सरकार और
बिहार सरकार कर्मचारी आयोग से सेवा स्थायी करने की मांग की थी। इनका आरोप है कि बीएसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, जबकि 2015 में ही नौकरी पक्की करने को लेकर विज्ञापन निकाला गया था और इसी मांग को लेकर अब ये हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं और कल से ये हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिहार के लैब टेक्नीशियंस ने राज्य सरकार के साथ साथ बीएसएससी को अल्टीमेटम दिया था कि 31 अगस्त तक मेधा सूची जारी करें, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा 1 अगस्त से कल से सभी राज्य के जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं और हड़ताल की वजह से राज्य में चल रही कोरोना जांच ठप हो सकती है। इस वक्त देख सकते हैं आपकी सभी लैब टेक्नीशियंस गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं और 12 घंटे का वक्त है सरकार को। अभी भी ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी भी सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो कल से जांच और सैंपल की व्यवस्था ठप हो सकती है। मोहलत दिया था। इसके बाद जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 जून 2015 को 1772 पोस्ट के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी और उसके बाद 2016 में 1138 अभ्यर्थियों को उन्होंने काउंसलिंग करके चयनित किया और आज तक हम लोग आग्रह करते आए हैं मेधा सूची जारी करने के लिए, लेकिन आज तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1138 अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी नहीं की जा रही है, जिसके कारण हमारे जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं उसके मन में बहुत बड़ा क्षोभ व्यक्त है। मैं भी जानता हूं कि जो भी मैं हड़ताल करूंगा उससे प्रभावित होंगे। हम ये भी जानता हूं, मैं हार्दिक मेरे दिल से भी ये थी है कि मैं जाऊंगा तो किसी सफर करेंगे, लेकिन इसी कारण है कि हम 5 दिन का हमने सरकार को मोहलत दिया था। इसमें सरकार जनता भी उनसे पूछे, सरकार से पूछे कि जो 5 दिन का समय दिया गया एलटी दिए, फिर भी सरकार जनता के प्रति आश्वस्त नहीं है। ये पूरी तरह जनता के खिलाफ है सरकार। किट पहनकर और चारों तरफ जो है देख सकते हैं कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं हाथों में अभी भी आवेदन लेकर सरकार से गुहार कर रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। जिस तरह से बीएसएससी से लगातार ये लोग उम्मीद किए हुए थे कि जल्द ही मेधा सूची जारी होगा और सेवा स्थायी होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजा अस्पताल छोड़कर सभी लैब टेक्नीशियन सड़क पर उतर गए हैं और कल से पूरी व्यवस्था को ठप करने का कहीं न कहीं अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन्हें मना पाती है या ये लोग हड़ताल पर जाते हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखना होगा कि कल सुबह से पहले क्या सरकार कोई पहल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात प्रभु राम की। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण की आधारशिला 5 अगस्त को रखी जाएगी। इसे लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। तो भला भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में उत्सव का माहौल क्यों ना हो। लोगों में खुशी है कि लंबे इंतजार के बाद ही सही माता सीता को उनके ससुराल में अब घर तो मिल जाएगा। भगवान राम की पत्नी सीता से सीधे जुड़ा है मिथिला क्षेत्र का सीतामढ़ी। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यहाँ त्रेता युग में माता सीता धरती के गर्भ से अवतारित हुई थी। सीतामढ़ी में कई ऐसे स्थल हैं जो सीधे रामायण काल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हलेश्वर स्थान हो, जानकी स्थान हो या फिर पुनौरा धाम या पंथ पाकड़। सीतामढ़ी के लोग माता सीता को अपनी बेटी के रूप में देखते हैं और अब उन्हें ससुराल अयोध्या में घर मिलने जा रहा है तो लोगों में खुशियां लाजिमी है। खुशी का तो इतना आनंद महाआनंद है कि जो कि समाहित नहीं हो रहा इस शरीर के अंदर। सुनने से और देखने के जो देखेंगे तब तो और ज्यादा, सुनने से तो इतना आनंद है जो कि कहना मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि शायद राम मंदिर निर्माण नहीं होने से ही माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी भी उपेक्षा की शिकार रही है, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद यहाँ सीतामढ़ी की बेटी को उनका हक मिलेगा। वहीं सीतामढ़ी भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आएगा। तो हमारा तो मन आह्लादित होना स्वाभाविक है और पूरा रामायण उठाकर देख लीजिए पूरी की पूरी आप, सीता को क्या मिला। आज हमारी सीता मिथिला की बेटी को इतना बड़ा महल मिलने जा रहा है तो हमारी खुशी तो स्वाभाविक है।
जो अब डिसीजन आई है और मंदिर बनने जा रही है। सब लोगों के दिल में इतनी खुशी है, इतनी उमंग है। जब वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार जब तैयार हो जाएगा तो हमारे सीता माता की धरती पर यहाँ भी बढ़ने का, यहाँ भी पर्यटन से जुड़ने का एक मौका मिलेगा, जो हमारा सीतामढ़ी जो है ना मानचित्र के फर्स्ट पेज पे जो है ना उभर करके सामने आएगा और सारे लोगों के दिल का जो अरमान पूरा होगा वह शायद 5 तारीख के दिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा, जो सब देशवासियों के दिल में उभर करके सामने आ रहा है। अब सभी को इंतजार है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला के रखे जाने का। उस वक्त सीतामढ़ी में भी जश्न का माहौल होगा और लोग अपनी बेटी का घर बसते देख फूले नहीं समाएंगे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और अयोध्या में 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तो उसमें गया धाम का भी अहम योगदान होगा। दरअसल गया के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बोध गया की मिट्टी और 1.25 किलो वजनी चांदी की ईंट अयोध्या भेजी है। वेब कार्यकर्ताओं ने कहा कि सालों के संघर्ष के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, जिससे देशवासियों में काफी खुशी है। अयोध्या में जो भूमि पूजन 5 अगस्त को तय की गई है, उसके लिए हम लोग जो यहाँ संकल्प लिए थे कि 1.25 किलो चांदी का ईंट और गया जी के प्रमुख नदियों का जल और मिट्टी हम लोग अयोध्या धाम भेजेंगे। ऐसा संकल्प जो हमने किया था, वह संकल्प को हमने पूरा किया है। कई लोगों का ये मार्गदर्शन भी मिला था कि भाई बोध गया से, चूँकि अपने भगवान विष्णु के वो भी अवतार माने जाते हैं, इसलिए वहाँ का भी मिट्टी और जल, चूँकि वहाँ भी लॉकडाउन की प्रक्रिया थी, तो वहाँ के सचिव महोदय से आग्रह करके हम लोगों ने बौद्ध भिक्षु के द्वारा वहाँ पर मंदिर के बाहर में हम लोगों को मिट्टी और जल दिया गया। और अब बात कर लेते हैं छपरा के खबर की। छपरा के तरैया में एक मॉल के मालिक पर लॉकडाउन और बाढ़ की दोहरी मार पड़ी है। लॉकडाउन के कारण मॉल पहले से ही बंद था, ऊपर से बाढ़ का पानी मॉल में भर गया। मॉल में रखा लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरे मॉल में पानी भर गया और पूरा सामान बर्बाद हो गया। बड़ी खबर आपको दें, देवघर बाबा धाम में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने सीमित संख्या में जाने की इजाजत देने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, देवघर बाबा धाम में अभी श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीमित संख्या में जाने की इजाजत दी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बाबा के दर्शन करने के लिए मिले, जल डालने के लिए उन्हें मिल सके, लेकिन निराशा उन्हें हाथ लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जाने दिया जाए और जल ढारने के लिए भी उन्हें अनुमति मिले। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुशील, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा है? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में जिस तरह याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले झारखंड सरकार से ये पूछा कि जब पूरा देश खुल रहा है तो केवल मंदिर, मस्जिद और चर्च या दूसरे धार्मिक स्थल क्यों बंद है। इस पर झारखंड सरकार की तरफ से सलमान खुर्शीद पेश हुए थे। उन्होंने कहा क्योंकि झारखंड में कोविड संक्रमण इस समय ज्यादा है और अगर स्थिति इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन की भी घोषणा की जा सकती है। फिलहाल इसी एहतियात के लिए राज्य सरकारों ने तमाम जो धार्मिक स्थल है उसको बंद रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी भी की थी और ये कहा था कि जो ई दर्शन होता है वो फिलहाल कंप्लीट दर्शन नहीं माना जाता है जब तक कोई भक्त मंदिर में जाकर दर्शन ना करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो देवघर के वैद्यनाथ मंदिर है उस मंदिर में फिलहाल जो होने वाला जो मेला है उसमें श्रद्धालुओं की सीमित संख्या में जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि झारखंड सरकार और मंदिर प्रशासन इसका विशेष ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कोविड-19 के संक्रमण की जो स्थिति है उसको देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था राज्य सरकार की जवाबदेही होगी और संबंधित एसपी की जिम्मेदारी होगी। वहीं
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मंदिर की के दर्शन के लिए ई टोकन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ई टोकन दिया जाएगा मंदिर प्रशासन के द्वारा तो एक सीमित संख्या के लोग फिलहाल दर्शन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आने वाली जो पूर्णमासी है और जो भादों का महीना है उसमें एक नई व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा सकता है और मंदिर प्रशासन इस विषय में कोशिश करे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि मंदिर प्रशासन को सीमित संख्या में लोगों को आने की इजाजत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। बिल्कुल सुशील, लेकिन ये जानना चाहूंगी, राज्य सरकार की तरफ से इस पर रोक लगाई गई थी, क्या राज्य सरकार को अपना जवाब देने का या फिर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा? जी देखिए, राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो राज्य सरकार से आधे घंटे के अंदर इस पर जवाब मांगा गया था जी। और उसी जवाब को लेकर सलमान खुर्शीद ने ये कहा था कि जिस तरह कोविड संक्रमण फैला हुआ है उसी के एहतियातन इस प्रकार का फैसला लिया गया है। निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या फैसला लिया जाता है। धन्यवाद सुशील, आपका इस खबर पर नजर बनी रहेगी। कुछ ही पलों के बाद जल्द लौटते हैं।